हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को दैनिक जीवन में रसायन से संबंधित कुछ बातों को जानकारी प्रदान करूंगा। इस पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले जल क्या होता है, उसके बारे में पूरी विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। दूसरी टॉपिक जो हमारी होगी वो साधारण नमक के बारे में होगी। तीसरी जानकारी जो होगा खाने का सोडा के बारे में होगा, ठीक है। चौथा जो होगा कपड़े धोने के सोडा के बारे में पूरी जानकारी लेंगे और एक और यौगिक की जानकारी लेंगे और वह है हमारा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो सारे एक एक चीज को हम कह सकते हैं यहाँ पे डिटेल जानकारी लेंगे इस पाठ के अंतर्गत और क्या क्या जानकारियां हैं इसको हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों, जल के बारे में लेते हैं जानकारी। हम सबको पता है कि जल के बिना हमारा जीवन क्या है, संभव नहीं है। हमारा क्या, वनस्पतियां हो चाहे जितने भी जीव जंतु हैं, उनका कभी भी जीवन क्या है, संभव नहीं है। इसलिए तो कहते हैं कि जल ही क्या है, जीवन है। चलिए जल से संबंधित कुछ आवश्यक जानकारी लेते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके होंगे, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जल जो है क्या है, पृथ्वी सतह पर कितना भाग, तो पृथ्वी सतह पर क्या होता है, ये 3/4 भाग पाया जाता है, मालूम है ना। 3/4 भाग क्या है, जल है, जबकि कह सकते हैं कि 1/4 भाग जो है वो क्या है, केवल यहाँ पे धरा है या पृथ्वी है, ठीक है। दूसरी दोस्तों जानते हैं हम लोग कि जो मनुष्य होता है वो मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत, तो मनुष्य के शरीर में लगभग 70% क्या होता है, जल पाया जाता है। ये सबको पता होगा कि मनुष्य के जो शरीर होता है उसमें लगभग कितना, तो 70% क्या होता है, जल पाया जाता है। बाकी क्या होंगे, ठोस भाग होंगे, ठीक है। एक जल से संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारी क्या होगा, ध्यान रखिएगा कि जल का जो रूप होता है कौन सा, हमको मालूम है बर्फ होता है, मालूम है ना। जो बर्फ का घनत्व होता है वो क्या होता है, जल से कम होता है। जनरली क्या होता है कि जो ठोस भाग होता है उसका घनत्व द्रव से क्या होता है, अधिक होता है। जैसे हम लोग जानते हैं क्या, डालडा, सबको पता है डालडा क्या होगा, ठोस रूप में होगा, और जब इसको हम गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये द्रव डालडा होगा। ध्यान रखिएगा, द्रव डालडा का घनत्व क्या होगा, कम होगा। ये कैसा होगा, घनत्व कम होगा। और ठोस डालडा का घनत्व क्या होगा, अधिक होगा, है ना। यानी अगर द्रव डालडा में डालडा, ठोस डालडा को डालते हैं तो क्या होता है, डालडा नीचे बैठ जाता है। लेकिन जल की खासियत क्या है, ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जल को में अगर क्या करेंगे, हम बर्फ को डालेंगे तो बर्फ पानी पर क्या होता है, तैरता है। तो इसमें एक प्रश्न बन सकता है कि बर्फ जो होता है पानी पर तैरता है, क्यों। तो इसका जवाब क्या होगा दोस्तों कि बर्फ का घनत्व जो होता है जल से क्या होता है, कम होता है, और घनत्व कम होने के कारण ही जो होता है बर्फ क्या होता है, जल पर तैरता है। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं क्या होता है मृदु जल और क्या होता है क्या, कठोर जल। इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। आप लोग वैसे 8वीं वगैरह में पढ़ चुके होंगे। मृदु जल है क्या, ध्यान रखिएगा, इसको क्या बोलेंगे, सॉफ्ट वाटर। ध्यान रखिएगा, मृदु जल और कठोर जल जो होता है वो साबुन के आधार पर क्या कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो जल क्या करता है, साबुन के साथ, जो जल साबुन के साथ क्या होता है, अधिक मात्रा में तथा शीघ्रता से क्या करता है, झाग उत्पन्न करता है। झाग उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, तो मृदु जल या सॉफ्ट वाटर कहलाता है। तो ये खासियत है, जो मृदु जल जहां का भी होगा, जनरली क्या है, नदियों का जल जो होता है मृदु होता है। ये बड़ी शीघ्रता से क्या होगा, साबुन के साथ झाग उत्पन्न करेगा, और ध्यान रखिएगा बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, झाग उत्पन्न करता है, ठीक है। जबकि हम बात करेंगे किसका, कठोर जल का। कठोर जल ठीक उल्टा होगा दोस्तों। कठोर जल की क्या हो सकता होगा, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगा, वह जल जो क्या करता है, साबुन के साथ कम मात्रा में तथा कठिनता से झाग उत्पन्न करता है। कठिनता से झाग उत्पन्न करता है, मतलब बहुत मुश्किल से उत्पन्न करेगा, क्या कहलाएगा, तो
कठोर जल या हार्ड वाटर कहलाता है। कई लोगों के कुएं का जल क्या होता है? कठोर होता है। हैंडपंप का जल भी क्या होता है? कठोर होता है। दोस्तों एक बात यहां समझिएगा, यहां हम साबुन के साथ तुलना कर रहे हैं। कई लोग समझते हैं साबुन का मतलब, ध्यान रखिएगा, तो ध्यान रखिएगा साबुन और डिटर्जेंट में अंतर है। हम अगर ये प्रयोग करना चाहेंगे तो हमारे घरों में जो मिलने वाला है, घड़ी मिलता है ना, रिन, सर्फ एक्सल, ध्यान रखिएगा ये साबुन नहीं है दोस्तों। ये क्या है आपको? ये है डिटर्जेंट है, ध्यान रखिएगा ना, डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट टिकिया कहलाता है। तो ऐसा नहीं कि आप इसके साथ प्रयोग करेंगे। साबुन जनरली तेल से बनता है, तो या तो क्या करेंगे आप स्नान वाला साबुन का प्रयोग करेंगे, नहाने वाला जो होता है साबुन उसका प्रयोग करेंगे। उससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। आप घर के कुएं के पानी को देख सकते हैं, हैंडपंप के पानी को देख सकते हैं, तालाब के पानी का देख सकते हैं, है ना, नदी के पानी को देख सकते हैं। तो जो बड़ी शीघ्रता से क्या करेगा, झाग उत्पन्न करेगा, हम उसे क्या कहेंगे? मृदु जल कहेंगे। और जो जल क्या होगा, कठिनता से और कम मात्रा में झाग उत्पन्न करेगा, उसे क्या कहेंगे? हम कठोर जल कहेंगे। इस प्रकार जल दो प्रकार के हो गए, कौन सा? मृदु जल और कठोर जल। ठीक है। अब दोस्तों समझते हैं कि आखिर जल के कठोरता का कारण क्या है, किस कारण से जल कठोर होता है। ध्यान रखिएगा, जल के लिए कठोरता के लिए मुख्य रूप से 2 आयन जिम्मेदार है। एक है इसमें कैल्शियम और दूसरा क्या है? मैग्नीशियम है। अब ऐसा नहीं कि कैल्शियम और मैग्नीशियम अकेला रहेगा, तो इनके लवण, कुछ लवण होंगे। जैसे एक लवण क्या है? HCO3 होल ट्वाइस, क्या? Ca। HCO3 होल ट्वाइस कैसा? Mg। इसको बोलते हैं क्या? कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या इसी को लिख सकते हैं क्या? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहेंगे इसको। दूसरा नाम क्या होगा इसका? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वैसे इसका नाम क्या हो जाएगा? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, या कह सकते हैं क्या इसको? मैग्नीशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये 2 लवण रहेंगे तो भी जल कठोर होगा। कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसका नाम क्या होगा? तो कैल्शियम क्लोराइड। इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी प्रकार क्या होगा? CaSO4, ये किसका सूत्र है? कैल्शियम सल्फेट। और एक है MgSO4, इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट। ये कुल 6 प्रकार के लवण दिख रहा होंगे। ध्यान रखिएगा, अगर किसी जल में इन 6 में से कोई भी एक हो, 2 हो, 3 हो या पूरे 6 हो, अगर इनमें से कोई भी लवण अगर जल में उपस्थित, ध्यान रखिएगा, तो क्या होगा? वो जल बिल्कुल कठोर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जल की कठोरता का कारण मुख्य रूप से क्या है? या तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण, या क्लोराइड लवण, या फिर सल्फेट लवण। यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट या क्लोराइड या सल्फेट, इन तीनों लवण में से कोई भी एक लवण, 2 लवण या पूरे लवण उपस्थित है, तो वह जल कैसा होगा? कठोर होगा। ठीक है दोस्तों। अब समझना होगा दोस्तों, क्या जल की कठोरता का भी प्रकार होगा क्या? तो हाँ दोस्तों, जल की कठोरता 2 प्रकार की होती है। एक जल होता है कैसा? अस्थायी कठोर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये वही 2 लवण, कौन सा? तो एक देखे शुरू में HCO3 होल ट्वाइस Ca, HCO3 होल ट्वाइस Mg, यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अगर इन दोनों में से कोई एक या दोनों क्या लवण कर सकते हैं हम? बाइकार्बोनेट लवण या हाइड्रोजन कार्बोनेट लवण भी कह सकते हैं। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम
कि बाइकार्बोनेट अगर उपस्थित है, केवल बाइकार्बोनेट उपस्थित है, चाहे वो कैल्शियम का हो चाहे मैग्नीशियम का हो, दोनों हो, तो ध्यान रखिएगा वह जल क्या होता है दोस्तों, अस्थायी कठोर होता है। और अस्थायी कठोरता को हम सरलता से दूर कर सकते हैं। कैसा? या तो हम उबालकर दूर कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, चूने के पानी के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। कैसे दूर होगा जरा समझिए। अगर दोस्तों हम इसको उबालकर दूर करना चाहें, ध्यान रखिए कभी कभी देखे होंगे जल को जब हम उबालते हैं ना तो गंदेला जैसा पदार्थ रह जाता है, बच जाता है। ये वास्तव में गंदेला जैसा पदार्थ क्या होता है, इसी के कार्बोनेट लवण होता है। कैसे होता है जरा समझिए। मान लीजिए जल में क्या है, ये है HCO3। इसको देखिए हम सुविधा अनुसार ऐसे लिख रहे हैं ना, HCO3 दो बार है, HCO3 और कैसा Ca, इसको तोड़ दिए। अब मान लीजिए आप जल को क्या कर रहे हैं, उबाल रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये Ca क्या करेगा, CO3 के साथ क्रिया कर लेगा। ये Ca क्या होगा, CO3 के साथ क्रिया करके और बना लेता है CaCO3, इसका अवक्षेप बना लेगा। क्या बना लिया, CaCO3। अब जो बचा हुआ ध्यान रखिएगा उसमें क्या बनेगा, तो एक यहां बन जाता है H2O और एक बनता है क्या, CO2। CaCO3 ध्यान रखिएगा, ये दो H एक निकल के H2O बना लिया और CO2। ये कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनता है, यहाँ उल्टा तीर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अवक्षेप बना। जो हम कह रहे हैं पानी को उबालने से जो गंदेला जैसा पदार्थ मिलता है, ये गंदेला जैसा पदार्थ क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट ही रहता है। तो जब उसमें से कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अलग हो जाएगा तो अब पानी में क्या होगा, केवल पानी और कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी जल क्या है, कठोर नहीं रह जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, केवल वही इन्हीं लवण के चलते क्या होगा, जल की अस्थायी कठोरता होगा। ठीक है, तो पहली तरीका है। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, चूने का पानी मिला करके। ये कैसे हो सकता है दोस्तों, तो समझिए। मान लीजिए यही पदार्थ है HCO3 और क्या होल्टवाइज है, सॉरी Ca और प्लस क्या, मान लीजिए चूना का पानी का सूत्र क्या होता है, तो चूने के पानी का सूत्र होता है CaOH होल्टवाइज। हमने चूना का पानी मिलाकर छोड़ दिया तो क्या होगा समझिए, यह है चूने का पानी। ध्यान रखिएगा चूने का पानी, इसका रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या होता है, ध्यान रखिएगा ये दोनों का Ca इस CO3 के साथ क्रिया करके बना लेगा CaCO3, 2CaCO3। ये CaCO3 इसका ये बच गया 2H और यहाँ 2OH, ये मिलकर बना लेता है क्या, 2H2O। ध्यान रखिएगा ये भी क्या बनाएगा, अवक्षेप बनाएगा और यही अवक्षेप क्या होगा, अलग हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान रखिएगा अवक्षेप को क्या करेंगे, छान लेंगे, इसमें भी छान लेंगे, इसमें भी छान लेंगे। अब जो हमारे पास जल मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मृदु जल मिलेगा। किस प्रकार क्या कर सकते हैं हम, अस्थायी कठोरता को उबाल करके अथवा उसमें चूने का पानी मिलाकर क्या कर सकते हैं, हम कठोरता को दूर कर सकते हैं। दूसरा प्रकार ध्यान रखिए कठोरता का क्या है दोस्तों, वह है स्थायी कठोरता। अब ये स्थायी कठोरता कैसे होगा समझ लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा स्थायी कठोरता में 4 प्रकार के लवण से होता है। एक हो सकता है CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, या फिर क्या हो सकता है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ये दोनों कैसे हैं, क्लोराइड लवण है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड लवण। वैसे हमने क्या बताया था, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, MgSO4 ये क्या है, सल्फेट लवण। तो हम अगर कहें कि अगर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का या तो क्लोराइड लवण या सल्फेट लवण या दोनों ही उपस्थित है, ध्यान रखिएगा, तो ऐसा जल क्या होगा, स्थायी कठोर होगा। देखिए इसमें लगा स्थायी कठोर, तो ध्यान रखिएगा ये जल अत्यंत कठोर होता है। और स्थायी कठोरता को न तो हम उबालकर और न तो चूने के पानी, इन दोनों के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम कठोरता दूर नहीं कर सकते हैं। दोनों के द्वारा क्या कर सकते हैं, कठोरता दूर नहीं कर सकते हैं। कोई इसका कह सकते हैं इस प्रकार सिंपल उपाय है नहीं। ध्यान देखिएगा इसके लिए क्या होता है, विशेष विधियों के उपयोग होता है। इसमें विशेष कठिन विधि कर सकते हैं, जटिल विधि का उपयोग होता है। दोस्तों आपके पाठ्यक्रम में इसका डिटेल नहीं है, बहुत सारे विधि है, आयन विनिमय विधि है, ठीक है ना, जियोलाइट विधि है, ये सारी विधियां हैं, बट आपको क्या है इसका डिटेल नहीं पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा स्थायी कठोरता क्यों होता है, क्लोराइड और सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर क्लोराइड लवण है या सल्फेट लवण है तब वो जल कैसा होगा, स्थायी कठोर होगा। और स्थायी कठोर जल को न तो उबाल करके और न चूने के पानी के द्वारा क्या कर सकते हैं, हम कठोरता दूर कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, विशेष विधियों।
चलिए दोस्तों, अब चलते हैं कहां, पीने योग्य जल। हम जो पीते हैं वो जल कैसा होना चाहिए जरा समझिए। तो इसकी क्वालिटी होना चाहिए कि वो जल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, साफ। ठीक है, एक तरह से कैसा होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए और गंधहीन होना चाहिए। पीने योग्य जल कैसा होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ साफ होना चाहिए, रंगहीन होना चाहिए, बिन को कोई कलर ना हो, गंधहीन होना चाहिए। ठीक है, तथा इस जल की खासियत हो कि जो भी खनिज लवण हो, जो उसमें आवश्यकता होती है खनिज लवण, वो क्या हो, उपयुक्त मात्रा में हो। अब ऐसा नहीं कि बहुत अधिक मात्रा में नमक घुला है, बहुत अधिक मात्रा में अन्य लवण घुले हुए हैं, तो वो जल उचित नहीं है। थोड़ा बहुत लवण होना चाहिए जो हमारे लिए क्या उपयोगी है, तो ये होना चाहिए। अगर उपयुक्त मात्रा में क्या है, घुला है लवण, ध्यान रखिएगा, तो यह जल हमारे लिए क्या होगा, पीने योग्य होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पीने योग्य जल हमारा कैसा होना चाहिए, स्वच्छ, रंगहीन, गंधहीन तथा खनिज लवण की उपयुक्त मात्रा युक्त होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक चीज और यह जानकारी लीजिएगा, जनरली क्या होता है, जो गाड़ियों की बैटरियां होती हैं, जो काली रंग की देख रहे होंगे बैटरियां, उसके अंदर क्या करते हैं, पानी भरते हैं। ध्यान रखिएगा, वो जल कहलाता है क्या, आसूत जल, जिसको डिस्टिल वाटर भी कहते हैं। डिस्टिल वाटर का नाम सुने होंगे। ध्यान रखिएगा, आसूत जल में कोई भी खनिज लवण क्या होंगे, उपस्थित नहीं होता है। कोई भी खनिज लवण क्या है, उपस्थित नहीं होता है, केवल और केवल क्या होता है, जल होता है। ध्यान रखिएगा, इसको यहां पे कैसे प्राप्त करते हैं, आसवन विधि के द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। क्या करेंगे मालूम, पानी को उबालेंगे, पानी को उबाल कर क्या करेंगे, उसका भाप बनाएंगे और भाप को दूसरे जगह ले जाकर ठंडा करके फिर से पानी प्राप्त कर लेंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा पदार्थ नहीं घुला होगा। ध्यान रखिएगा, ये आसूत जल हमारे पीने लायक नहीं होता है, क्योंकि उसमें खनिज लवण उपस्थित नहीं होता है। पीने योग्य में क्या होना चाहिए, खनिज लवण उपस्थित होना चाहिए, पर इसमें क्या है, खनिज लवण उपस्थित नहीं होता है, इसीलिए पीने योग्य नहीं है। गलती से भी इसको क्या करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, अन्यथा हमारे आंत की कोशिकाओं में क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पीने योग्य पानी कैसा होना चाहिए और गाड़ियों के बैटरियों में कैसा उपयोग कर सकते हैं, ये आपकी जानकारी क्लियर हो गई दोस्तों। अब दोस्तों, जल के उपयोग की बात करें तो जल का उपयोग सबको पता होगा, कई क्षेत्रों में जल का उपयोग होता है। मुख्य रूप से कह सकते हैं जल का उपयोग क्या होता है, विलायक के रूप में होता है। अधिकतम पदार्थ होया करते हैं, घोलते हैं, इसलिए तो जल को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक विलायक भी कहते हैं। ठीक है, कृषि में भी आप लोग को पता है कि कृषि में भी क्या होता है, जल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जल का उपयोग क्या होता है, जितने भी उद्योग हैं, वस्त्र उद्योग हो, पेपर उद्योग हो, जहां भी खनन हो, है ना, कपड़ा धोने वगैरह की साफ सफाई के लिए भी क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। इसके अलावा तो सबको मालूम है कि सभी जीव जंतु क्या करते हैं, पीने के रूप में भी उपयोग करते हैं। ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े जहां बिजली उत्पादन होता है ना, बड़े बड़े कह सकते हैं एनटीपीसी में, वहां जल का ही तो उपयोग होता है। जल को उबाल कर क्या करते हैं, भाप बनाते हैं, और भाप बनाकर क्या करते हैं, टरबाइन चलाते हैं। तो जल का दोस्तों क्या है, बहुत सारा उपयोग है। ठीक है, एक पॉइंट और है दोस्तों, जल प्रदूषण। तो सबको पता है कि जल प्रदूषण कैसे होता है, क्योंकि हम लोग सभी क्या है, जुड़े हुए हैं। बहुत सारे क्या है, औद्योगिक प्रबंधन भी जिम्मेदार है, और हम लोग भी क्या करते हैं, घरों की नालियों को सीधे कहां बहा देते हैं, तो सीधी सी बात है, तालाब में, या फिर क्या होता है, नहरों में, या फिर हो सकता है कि वो नदियों में बहा देते हैं। तो जल प्रदूषण के बारे में और जल कह सकते हैं, थोड़ी बहुत आप लोग क्या कर सकते हैं, एक बार अध्ययन कर सकते हैं। बहुत विशेष इसमें जानकारी नहीं है, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, एक बार आप लोग पढ़ लेंगे दोस्तों, पूरी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज का दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, साधारण नमक, कॉमन साल्ट। सबके घरों में यूज होता है, हर भोज्य पदार्थ में हम क्या करते हैं, डालते हैं। तो जरा हम कुछ बातों को समझते हैं। देखिए, साधारण नमक की बात करें तो इसका रासायनिक नाम क्या है, सबको पता है इसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम क्लोराइड है। सोडियम क्लोराइड है। अणु सूत्र क्या होगा दोस्तों, तो हमको पता है अणु सूत्र NaCl, यानी सोडियम का एक भाग और क्लोरीन का कह सकते हैं एक भाग मिलकर के बना हुआ है। अब अगर देखा जाए तो ये सबके घरों में यूज होने वाला क्या है, नमक है, इसलिए इसको बोल रहे हैं कॉमन साल्ट, यानी सब यूज करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है साधारण नमक या कॉमन साल्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम समझेंगे कि आखिर इस साधारण नमक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक छोटा सा आपको निर्माण की प्रक्रिया का वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, देखेंगे,
पूरी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। नमक समुद्री जल या बोरवेल से जमीन द्वारा प्राप्त नमकीन पानी से बनाया जाता है। आमतौर पर इस नमकीन पानी को तेज धूप में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है ताकि इसका पानी सूख जाए और केवल गाढ़े नमकीन कंटेंट्स रह जाएं। जिस जगह यह गाढ़ा नमक बनाया जाता है उसे क्रिस्टलाइजर कहा जाता है। इन क्रिस्टलाइजर्स से फिर कच्चे नमक को 20 दिनों में एक बार इकट्ठा किया जाता है और इस प्रक्रिया को हार्वेस्टिंग कहते हैं। इस कच्चे नमक को फिर निर्माण के लिए ले जाया जाता है। पहले यह कच्चा नमक दबाव प्रक्रिया और पिसाई प्रक्रिया से गुजरता है, जिसमें बड़े कण छोटे कणों में कट जाते हैं। तीन टैंकों द्वारा नियमित धुलाई कच्चे नमक से गंदगी को निकालने में मदद करती है। धुले हुए नमक को स्लरी कहते हैं, जिसे सेंट्रीफ्यूज मशीन में पानी और नमक को अलग अलग करने के लिए भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में आयोडीन मिलाया जाता है। आयोडीन का एक समान मिश्रण स्क्रू कन्वेयर द्वारा होता है। क्योंकि पानी अलग करने के बावजूद नमक अभी भी गीला होता है, इसलिए उसे सुखाने के लिए ड्रायर मशीन में भेजा जाता है। और फिर विभिन्न कणों का आकार पाने के लिए इन्हें वाइब्रेटरी स्क्रीन से गुजरना पड़ता है। नमक जो वाइब्रेटरी स्क्रीन से गुजरता है वो एंटी क्रैकिंग एजेंट्स द्वारा मिश्रित किया जाता है। तो दोस्तों, नमक अब बिल्कुल तैयार है। इसके बाद इसे ग्राहकों की जरूरतों के अनुसार पैकिंग के लिए भेजा जाता है। आमतौर पर पैकिंग 50 किलो, 1 किलो, आधा किलो या 200 ग्राम की थैलियों की होती है। तो क्यों, मजा आया ना? चलिए दोस्तों, अब चलते हैं। वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं कहाँ? नमक के उपयोग की तरफ। ध्यान रखिएगा, नमक का कई तरह से उपयोग होता है। सबसे पहला महत्वपूर्ण उपयोग क्या है? परिरक्षक के रूप में। खाने के रूप में तो उपयोग करते हैं, उपयोग यही है, उसकी डिटेल नहीं करना हमको चर्चा। मेन ध्यान रखिएगा परिरक्षक। ध्यान रखिएगा, इसमें रक्षक शब्द लगा, मतलब रक्षा करने वाला है। आपको पता होगा हम लोग क्या करते हैं, अचार को सुरक्षित रखने के लिए उसमें बहुत सारा नमक डालते हैं ना। क्यों नमक डालते हैं? नमक क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। तो जितने भी भोज्य पदार्थ हैं, आंवला का अचार हो, ठीक है, और क्या हो, आम का अचार हो, उसमें नमक क्या करता है? जीवाणुओं को मार करके उसको सड़ने से बचाता है। इसलिए इसका नाम पड़ गया परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिजर्वेटिव। तो पहला उपयोग है क्या? खाद्य पदार्थों को क्या करने के लिए? सुरक्षित रखने के लिए क्या इसका नमक का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। ठीक है। दूसरा क्या उपयोग है? ध्यान रखिएगा, इसका कास्टिक सोडा, जिसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, बेकिंग सोडा, खाने के सोडा से बना होता है। इसमें साथ में क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल भी होता है ना। कपड़े धोने का सोडा, ठीक है, हालांकि आज का उपयोग तो नहीं होता है, बहुत कम होता है। पहले जमाने में क्या है, जब डिटर्जेंट पाउडर नहीं था तो कपड़े धोने का सोडा ही कपड़े धोने के लिए उपयोग किया जाता था। और क्या? विरंजक चूर्ण, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर देखे होंगे। ये सारे, इसके अलावा क्या ध्यान रखिएगा, ये सारे जो दिख रहेंगे ना, इन सभी के निर्माण के लिए क्या होता है? नमक का ही उपयोग करता है, यानी नमक का ही उपयोग करके इन पदार्थों को बनाया जाता है। तो ये खास तौर से महत्वपूर्ण है। और एक महत्वपूर्ण और उपयोग दोस्तों जानते होंगे कौन सा? ORS घोल में। मालूम है ना ORS घोल कैसे बनता है? 1 चम्मच शक्कर और 1 चुटकी नमक, थोड़ा बहुत स्वादानुसार क्या कर सकते हैं, उसमें नींबू का रस वगैरह मिला सकते हैं। तो ये बनता है हमारा कैसा? ORS घोल। तो ORS घोल में भी क्या होता है? महत्वपूर्ण रूप से क्या करते हैं? नमक का उपयोग होता है। और इसको हम कहते हैं क्या? जीवन रक्षा घोल कहते हैं। जब बहुत ज्यादा क्या होता है, दस्त होता है, उल्टी होता है, तो हम ORS घोल का क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ये हमारे लिए क्या है? जीवन रक्षा का क्या करता है? काम करता है। चलिए दोस्तों, अब नया टॉपिक चलते हैं। क्या? खाने का सोडा, जिसको बेकिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि बेकिंग सोडा क्या है कि उसमें केवल खाने का सोडा नहीं होता है, थोड़ा सा टार्ट्रिक अम्ल भी होता है, परंतु क्या है, इसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। देखिए, खाने का सोडा का अगर कहा जाए तो रासायनिक नाम क्या होगा? तो रासायनिक नाम जो होता है वह कहलाता है क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट।
क्या कहलाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। और अणु सूत्र भी हमको मालूम होना चाहिए। सूत्र क्या होता है? NaHCO3। आप चाहें तो इसको हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो क्या हो जाएगा रासायनिक नाम इसका? सोडियम क्या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जरा समझते होंगे दोस्तों कि इसको कैसे बनाते हैं, बनाने की विधि क्या है। तो ध्यान रखिएगा, बनाने के लिए मुख्य रूप से क्या करते हैं, इसमें अमोनिया सोडा विधि कहलाता है। एक विधि है अमोनिया सोडा विधि, या इसी का एक और विधि नाम है कैसा? साल्वे विधि। तो ध्यान रखिएगा, अगर परीक्षा में आता है तो हम लिख सकते हैं कि खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का निर्माण जो होता है किस विधि के द्वारा? अमोनिया सोडा विधि या साल्वे विधि के द्वारा किया जाता है। कैसे होता है ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा था ना, इसमें ध्यान रखिएगा नमक का ही उपयोग करते हैं। नमक, इस नमक की क्रिया जो होती है अमोनिया गैस, इसके अलावा कैसा? पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इन तीनों पदार्थों के साथ नमक की क्रिया कराई जाती है। किसके साथ? अमोनिया, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके साथ नमक क्रिया करता है तो एक तो बनाता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, और ध्यान रखिएगा दोस्तों साथ में बनता है क्या? वही सोडियम बाइकार्बोनेट। ध्यान रखिएगा, यही है कैसा? खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। तो हम कह सकते हैं कि जब नमक की अभिक्रिया किसके साथ? पानी, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है? खाने का सोडा बनता है। और इस बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो अमोनिया सोडा विधि, या इस विधि का नाम साल्वे विधि भी है। ठीक है दोस्तों, अब जरा समझते हैं कि खाने के सोडा का उपयोग क्या क्या है, ये भी जानना है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला तो क्या है? बेकिंग पाउडर ही बनाने में है। हालांकि हमने क्या कहा था? खाने का सोडा को बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कहा था, पर ध्यान रखिएगा बेकिंग सोडा में दो पदार्थ होता है। क्या क्या होता है? एक होता है खाने का सोडा और दूसरा होता है क्या? टार्टरिक अम्ल। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये अम्ल जो होता है ना, एक महत्वपूर्ण चटपटा पदार्थ क्या है? इमली। इमली जो खट्टा होता है वो इस टार्टरिक अम्ल के कारण ही होता है। तो जब खाने का सोडा और टार्टरिक अम्ल दोनों को मिलाते हैं तो क्या बनता है? बेकिंग पाउडर। और ध्यान रखिएगा, हमको मालूम है बेकिंग पाउडर का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो जो हम लोग बनाते हैं क्या? केक, और क्या बनाते हैं भाई? पेस्ट्री। ठीक है ना, इसके अलावा क्या बनाते हैं हम लोग? डोसा। इसके अलावा क्या बनता है? इडली। ध्यान रखिएगा, है ना, इसके अलावा क्या बनता है? ब्रेड। इन सभी को निर्माण में क्या होता है? इस बेकिंग पाउडर या कह सकते हैं बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा क्या उपयोग हो गया इसका दूसरा? तो आप लोग एक बीमारी जानते होंगे एसिडिटी, जान रहे ना एसिडिटी, या इसी को कह सकते हैं क्या? पेट की अम्लीयता। पेट की अम्लीयता कह सकते हैं। मालूम है ना, जब हमारे पेट में क्या होता है? जलन होता है या खट्टी डकार आता है, गैस बनता है, उसी को बोलते हैं क्या? एसिडिटी। तो ध्यान रखिएगा, क्या बन रहा है? अम्ल बन रहा है। और ये ध्यान रखिएगा, बेकिंग सोडा कैसा होता है? क्षार होता है। जैसी क्या करेंगे हम? बेकिंग सोडा या खाने के सोडा को पानी मिलाकर क्या करेंगे? पिएंगे तो क्या करेगा? अम्ल को नष्ट कर देगा, पेट की अम्लीयता को समाप्त कर देगा, जिससे क्या होगा? हमको पेट में जलन या दर्द कह सकते हैं आराम मिलता है। तो एसिडिटी या पेट की अम्लीयता को दूर करने के लिए भी क्या होता है? तो इस बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक और इसका उपयोग दोस्तों महत्वपूर्ण है, वो कैसा? सोडा अम्ल के रूप में। सोडा अम्ल के रूप में कहां पे? तो आप लोग एक जानते होंगे अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने वाला यंत्र, उसी अग्निशामक यंत्र में क्या होता है? इसको सोडा अम्ल के रूप में उपयोग किया था। यानी आग बुझाने का भी क्या होता है? काम। पेट की आग को तो बुझा ही रहा था, सामान्य आग को बुझाने का भी क्या होता है? ये काम करता है। यही है मुख्य रूप से कैसा? तो खाने के सोडा के महत्वपूर्ण उपयोग। चलिए दोस्तों, अगला समझते हैं धावन सोडा, जिसको हम कहते हैं कपड़े धोने का सोडा, या इसी को सोडा एस भी कहते हैं। धावन सोडा मतलब धोना, कपड़े धोने का सोडा, नाम से स्पष्ट है। हमने कहा था ना, पुराने जमाने में क्या है? डिटर्जेंट पाउडर का लोग उपयोग करते थे, सोडा का उपयोग करते थे। अब क्या है? डिटर्जेंट पाउडर का उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। पुराने जमाने में क्या डिटर्जेंट पाउडर नहीं था, तो इसी सफेद रंग के पाउडर जो होता है, इस सोडा का उपयोग
इस सोडा का उपयोग करते थे। ध्यान रखिएगा खाने का सोडा भी कैसा है, सफेद रंग का चूर्ण है। ये भी कैसा होगा, कपड़े धोने का भी क्या है, सफेद रंग का चूर्ण है। चलिए जानकारी देखते हैं दोस्तों, किसका रासायनिक नाम क्या होगा और अणु सूत्र क्या होगा, क्या समझिए। ध्यान रखिएगा इसका जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट। जो अणु सूत्र होगा दोस्तों ध्यान रखिएगा वो होगा क्या, Na2CO3 डॉट यहां क्या लिखा होगा, 10H2O। यानी ध्यान रखिएगा इसमें 10 अणु जल का विद्यमान रहता है। अब ऐसा नहीं है दोस्तों कि 10 अणु जल का विद्यमान होगा तो ये गीला होगा या विलयन के रूप में होगा। ये गीला या विलयन के रूप में नहीं होता है, ये बिल्कुल सफेद रंग का पाउडर होता है। किसी भी अणु सूत्र के साथ जो ध्यान रखिएगा जल उपस्थित होता है इसको बोलते हैं यहाँ पे कैसा, क्रिस्टलन जल। नाम याद रखिएगा, इसको क्या कहेंगे हम, क्रिस्टलन जल। जैसे ध्यान रखिएगा पोटास एलम, ये भी जानते होंगे आप लोग, पोटास एलम जिसको हम क्या कहते हैं, फिटकरी भी कहते हैं। अगर इसका सूत्र देखेंगे तो क्या मिलेगा, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस और 24H2। ध्यान रखिएगा इसमें 24 अणु पानी का है। ये भी क्या कहलाएगा, ये क्रिस्टलन जल कहलाएगा। फिटकरी तो आप लोग देखे होंगे ना, ये बिल्कुल कैसा होता है, पत्थर के समान कठोर होता है। तो ध्यान रखिएगा ये पत्थर के समान कठोर होता है, मतलब इसमें पानी का अंश दिखाई नहीं देता है। ये अंदर ही होता है अणु के अंदर, 10 अणु जल, वैसे ही 24 अणु जल अंदर ही होता है। तो ये लिक्विड या द्रव रूप में नहीं होता है। हाँ, अगर इसको गर्म करेंगे तो तुरंत क्या होगा, ये पानी पानी हो जाएगा, पूरा पानी में क्या होगा, घुल जाएगा। गर्म करने के बाद फिटकरी को अगर लगातार गर्म करिए तो शुरू में लगेगा कि सूख रहा है, लेकिन बाद में क्या होगा, अचानक पानी पानी होता है। तो ये पानी के चलते होता है। तीन जलों को कहते हैं क्या, हम क्रिस्टलन जल कहते हैं। ठीक है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा की एक खासियत और समझिए। अगर इसको वायु में खुला छोड़े, क्या कर दे, वायु में खुला छोड़ दे, तो क्या होता है ना, 9 अणु जो होता है किसका, जल का, वो बाहर निकल जाता है। कैसा हो जाएगा जरा देखिए। तो जैसे सूत्र क्या है, Na2CO3 डॉट 10H2। अगर इसको वायु में खुला छोड़ देना तो क्या होगा, ये ऐसा बन जाएगा Na2CO3 डॉट H2O और 9 अणु जल का क्या होगा, इस प्रकार बाहर निकल जाएगा। जब ये 9 अणु क्या होता है, बाहर में निकल जाता है तो ये सफेद रंग का चूर्ण मिलता है। कैसा मिलेगा, सफेद चूर्ण मिलेगा। ध्यान रखिएगा अब इसका नाम क्या होगा, थोड़ा बदल जाएगा। क्या हो जाएगा, सोडियम है ना कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट तो है ही है। अब एक ही अणु जल का है तो इसमें जोड़ देते हैं क्या, मोनोहाइड्रेट। मोनो मतलब एक होता है, ध्यान रखिएगा रसायन की भाषा में मोनो मतलब एक होता है, तो ये कहलाता है मोनोहाइड्रेट। ध्यान रखिएगा ये सफेद रंग का चूर्ण होता है। ठीक है, ये जो सोडा होता है ध्यान रखिएगा सफेद रंग का चूर्ण होता है, इसका एक विशेष नाम भी है, इसको उत्फुल्ल सोडा भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, हम उत्फुल्ल सोडा के नाम से जानते हैं। यानी जब क्या होगा, इसका 9 अणु जल का बाहर निकल जाएगा तब इसे हम क्या कहेंगे, उत्फुल्ल सोडा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार पानी के अणु जब क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं ना, तो इस क्रिया को कहते हैं क्या, उत्फुल्लन। पानी का निकलना, ये क्रिया क्या कहलाएगा, उत्फुल्लन। या कह सकते हैं कि जो यह गुण है वह गुण क्या कहलाएगा, यहाँ पे उत्फुल्लन कहलाता है। तो कुल मिला के जो कपड़े धोना के सोडा से क्या है, वायु में खुला रखने पर जो 9 अणु जल का बाहर निकल रहा है, इस गुण को कहते हैं क्या, उत्फुल्लन। और जो सोडा हमको मिल रहा है क्या, सोडियम कार्बोनेट कैसा मोनोहाइड्रेट, इसको हम क्या कहते हैं, उत्फुल्ल सोडा कहते हैं। तो हो सकता है प्रश्न पूछ दे कि उत्फुल्ल सोडा क्या है, ये कैसे प्राप्त होता है, तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। अब समझते हैं कि ये सोडे का क्या क्या उपयोग है। जो कपड़े धोने का सोडा है उसका क्या क्या उपयोग है, समझे ना। तो ध्यान रखिएगा जो पहला उपयोग है दोस्तों, वो क्या होता है, घरों में साफ सफाई में होता है। घरों में क्या होता है, साफ सफाई में। साबुन की जगह इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। पहले क्या था, कपड़े को धोते थे, लेकिन अब क्या है, हमने वहां ना वॉशिंग पाउडर या डिटर्जेंट पाउडर आ गया, एक से एक आ गया है। तो अब क्या करते हैं, सोडा का उपयोग नहीं करते हैं। फिर भी क्या करते हैं, सोडा का उपयोग घरों में क्या करते हैं, साफ सफाई के लिए करते हैं। ठीक है। दूसरा ध्यान रखिएगा इसका जो महत्वपूर्ण उपयोग है, ध्यान रखिएगा कांच उद्योग, जहां कांच बनता है, कांच की फैक्ट्री में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा जो साबुन फैक्ट्री होता है, वो साबुन फैक्ट्री में।
ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, जो वस्त्र उद्योग होता है, कपड़े का होता है, वहां भी इसका उपयोग होता है। और क्या होता है, जो कागज उद्योग है, ध्यान रखिएगा, कागज उद्योग, इन सभी उद्योगों में क्या होता है, तो इनका प्रयोग किया जाता है। किसका? कपड़े धोने का, सोडा का। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, एक तीसरा और महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, जल की जो क्या होती है, स्थायी कठोरता होती है। जल की जो स्थायी कठोरता होती है उसको क्या करते हैं, दूर करने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। किसका? सोडियम कार्बोनेट का या कपड़े धोने का सोडा का उपयोग करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्या है, उपयोग है। ठीक है दोस्तों, ये है कैसा, कपड़े धोने का सोडा। चलिए दोस्तों, अब एक आखिरी इस टॉपिक की ओर चलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये अति महत्वपूर्ण चीज है, ये सभी लोग जानते होंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? सबको पता है कि जब हड्डियां टूटती है शरीर का तो क्या करते हैं, डॉक्टर उस पर प्लास्टर चढ़ा देता है। इसी का नाम है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सफेद रंग का पाउडर होता है। अब तो घरों में देखिएगा पुट्टी करने के लिए भी इसी का उपयोग तो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का, है ना, उसमें मिक्स रहता है। चलिए अब क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका रासायनिक नाम समझेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं क्या, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम होगा इसका रासायनिक नाम, कैल्शियम सल्फेट और कैसा, हेमी हाइड्रेट, सिंगल अणु जल का होता है। तो ये क्या है, इसका रासायनिक नाम है। अणुसूत्र की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो जो अणुसूत्र होता है वो होता है क्या, CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। ध्यान रखिएगा, एक तरीका और लिखने का है, कैसा लिख सकते हैं, हालांकि सबसे अच्छा तरीका यही है, दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा, CaSO4 डॉट क्या, 1/2H2O, यानी इसका एक अणु तो इसका आधा अणु, इसका दो अणु तो इसका एक अणु। अच्छा तरीका यही दोस्तों, ये अणुसूत्र किताबों में भी मिलता है, पर सबसे अच्छा तरीका यही है, ये इसका अणुसूत्र है। ठीक है, किसका, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, अब समझते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम कैसे बना सकते हैं, क्या तरीका है प्लास्टर ऑफ पेरिस का बनाने का। ध्यान रखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम लवण का उपयोग करते हैं। जिप्सम लवण, इसका सूत्र क्या होता है, तो होता है CaSO4 कैसा डॉट 2H2O। कैसे प्राप्त करेंगे जरा समझिए दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा, इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जब जिप्सम लवण CaSO4 है ना डॉट 2H2O, इसको क्या करना है, मात्र 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म कर देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका दो अणु भाग लेगा और ये बनाता है कैसा, CaSO4 होल ट्वाइस और डॉट H2O। ध्यान रखिएगा, दो दूना क्या हो गया, 4 जल हो गए। तो एक तरह से 3/4 जल क्या होगा, बाहर निकल जाता है और बनाता है क्या, यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बनाने की विधि में क्या लिखेंगे हम, कि जब जिप्सम लवण को 100 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं तो इसमें 3/4 भाग जल क्या होता है, बाहर निकल जाता है, और 3/4 जल बाहर निकलने से हमें क्या मिलता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलता है। यही है मुख्य रूप से कैसा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं गुड़ क्या है। तो इसका गुड़ समझिए, खास गुड़ है इसका। जैसे क्या बना हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्या सूत्र है इसका, CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O। ये क्या किसका सूत्र है, तो हमको मालूम है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ध्यान रखिएगा, अगर इसको पानी में डालेंगे तो पानी में डालने के बाद फिर वही बनाएगा, क्या बनाएगा, 2CaSO4 डॉट H2O, है ना, 2CaSO4 डॉट कैसा, 2H2O, यानी इसका 3/4 जल क्या करेगा, सोख लेगा और फिर से बनाएगा कैसा, जिप्सम लवण ही बनाएगा। इस जिप्सम लवण की एक खासियत है, ये पत्थर के समान कैसा होता है, कठोर हो जाता है। तभी तो देखिएगा, जो हड्डियों का प्लास्टर होता है उसमें क्या होता है, पानी मिलाते हैं पट्टी में, तो क्या होता है, वो जम के कठोर 5 मिनट में क्या होगा, बिल्कुल पत्थर के समान कठोर हो जाएगा। इसकी खासियत यही है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में डाला जाए तो ये पानी सोख लेता है और पानी सोख कर फिर से जिप्सम लवण बनाता है। ये जिप्सम लवण क्या होता है, अत्यंत कठोर होता है। ये खासियत किसका है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो चलिए दोस्तों, एक और चीज देखते हैं, इसका उपयोग, प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या उपयोग है। ध्यान रखिएगा, कई उपयोग है। पहला महत्वपूर्ण उपयोग कैसा है, वही
हड्डियों को जोड़ने में क्या करता है डॉक्टर? मालूम है ना, जब हड्डियां हमारी हाथ की या पैर की टूट जाती है तो क्या करता है डॉक्टर? प्लास्टर चढ़ा देता है। हड्डियों को सेट करके उसके ऊपर क्या करेंगे? प्लास्टर चढ़ा देगा। प्लास्टर चढ़ा देगा तो क्या होगा? हड्डियां हमारी हिलेगी डुलेगी नहीं, और दवाई खाएंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे हड्डियां आपस में जुड़ जाएंगी। तो सबसे पहले उपयोग क्या है? मुख्य रूप से हड्डियों को जोड़ने में सबसे मेन उपयोग है। ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा उपयोग जो है सबसे अधिक, वो क्या है? मूर्तियों तथा कैसा? खिलौने बनाने में। देखिएगा, बहुत बड़े कह सकते बड़े बड़े मूर्ति बनता है जो कठोर होता है, मार्केटों में बिकता है। कहते हैं हम लोग क्या? चीनी मिट्टी नहीं, मिट्टी जैसा मूर्ति होता है, इस पे कलाकारी रंग बने होते हैं। ये वास्तव में क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही बना होता है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इसको साँचा बनाने में भी होता है। किसका? साँचा बनाने में। अब ये साँचा क्या है दोस्तों? तो अनुभव करिएगा, जब आपके यहाँ सरस्वती जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति आता है तो ध्यान रखिएगा, जो मूर्तिकार होता है ना, वो चेहरा नहीं बनाता है। वो क्या करता है? मिट्टी के लोथड़े को उसी साँचा में डाल देता है, चेहरा उधर जाता है। तो ये साँचा बनता जो है ना, साँचा मतलब जिसमें हम डालेंगे तो क्या होगा? चेहरा छपेगा। वो वास्तव में किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही होता है। तो ये साँचा बनाने में भी क्या होता है? इसका उपयोग होता है। ठीक है। इसके अलावा मॉडल मतलब मूर्तियों का बड़ा बड़ा रूप, जिसके सामने क्या कर सकते हैं? पेश कर सकते हैं। मान लो हमको कोई बिल्डिंग बनाना है तो उसका एक छोटा सा क्या करेंगे? हम प्रारूप बनाएंगे। तो मॉडल बनाने में भी क्या होता है? इसका उपयोग होता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है। इसके अलावा क्या उपयोग हो सकता है? ध्यान रखिएगा, तो चौक बनाने में भी होता है। अब ये चाक कहेंगे क्या? देखिएगा, ब्लैक बोर्ड में चाक दो प्रकार का होगा। ध्यान रखिएगा, एक चाक को जैसे रगड़ेंगे बहुत सारा डस्ट गिरता है। अभी स्कूलों में चाक देखिएगा तो डस्ट फ्री है, रगड़ेंगे तो क्या होगा? एक भी चाक का थोड़ा भी ड्रॉप नहीं गिरता है, रगड़ते समय, लिखते समय नहीं गिरता है। इसमें वास्तव में क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ा सा मिलाया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलाकर क्या होता है? डस्ट फ्री चाक बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये है मुख्य रूप से कैसा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों, आज के टॉपिक बस इतनी ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, है ना दोस्तों? आपको जरूर क्या करिएगा, आप लोग इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। हो सके तो सभी लोग क्या करेंगे? इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको नियमित रूप से क्या हो सके वीडियो प्राप्त हो सके। दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर करिएगा और सभी लोग को सब्सक्राइब जरूर करने के लिए बोलिएगा। ओके, मुझे लगता है बहुत पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।